बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, मैं ज़ाकिरुल्लाह एक दफ़ा फिर आज एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू सेक्शनिंग टेक्निक। हिस्टोपैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में हम टिश्यू के छोटे छोटे सेक्शंस जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए वो किस तरह बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से स्टेप्स है जिसके ज़रिए हम इस टिश्यू सेक्शनिंग टेक्निक्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस सेक्शनिंग की टेक्निक्स में हमें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं। उन चीज़ों में ऑन द टॉप माइक्रोटोम विद द ब्लेड। माइक्रोटोम के ऊपर मैं इससे पहले एक लेक्चर बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है वाटर बाथ और फ्लोटेशन बाथ, वो भी एक लेक्चर में बना चुका हूँ, उसका भी नीचे लिंक में दे देता हूँ। तीसरा है पैराफिन ब्लॉक विद एम्बेडेड टिश्यू टू कट। जिस टिश्यू को हमने कट करना है उसका जो पैराफिन ब्लॉक है वो हमें चाहिए टिश्यू सेक्शनिंग के लिए। एक आइस ट्रे चाहिए जिसके ज़रिए हम टिश्यू के सेक्शन को कूल डाउन करें, और फोर्सेप्स चाहिए जो ब्लंट हो, शार्प ना हो, और कैमल ब्रश चाहिए सफाई के लिए। इसके अलावा स्लाइड्स चाहिए और उसके साथ साथ स्लाइड्स का रेक चाहिए। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए कि टिश्यू की सेक्शनिंग की टेक्निक के लिए। वाटर बाथ और फ्लोटेशन चैम्बर जो है ये वो चैम्बर है कि इसके अंदर वाटर होता है। जब हम टिश्यू को कट करते हैं तो उसके बाद टिश्यू को हम इसके अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर ये फ्लोट करता है। इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराफिन वैक्स है उससे तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा अगर पैराफिन वैक्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से यानी 40 टू 45 डिग्री रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है, और जो मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द पैराफिन वैक्स है उससे ये थोड़ा सा कम है। ये जो फ्लोटेशन बात है इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर जो है वो एयर बबल्स जो हम सेक्शन बनाते हैं वो एयर बबल्स नहीं बनते। अगर हम डायरेक्ट उस सेक्शन को स्लाइड के ऊपर लेके आते हैं तो उसमें एयर बबल के चांसेस हैं, लेकिन जब हम उसको सेक्शन को पानी के अंदर डालते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी होता है, और उसको फिर स्मेयर के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसके दौरान बबल्स नहीं बनते। और जो हमें चाहिए सेक्शनिंग के लिए वो है ब्रश है, जो कैमल ब्रश इसे कहते हैं, और ब्लंट फोर्सेप है। ब्लंट फोर्सेप जो है वो हम जो टिश्यू सेक्शन है जब कट जाए तो उस माइक्रोटोम से के स्टेज से जो फ्लोटेशन बात है या वाटर बात है उसमें ट्रांसफ़र तक ये हमें हेल्प करके देता है। और कैमल ब्रश जो है वो ब्लेड की सफाई के लिए और स्टेज की सफाई के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगले रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास स्लाइड रेक विद क्लीन ग्लास स्लाइड्स। ठीक है, ग्लास स्लाइड्स और जो स्लाइड रेक है वो हमें चाहिए ताकि इसके अंदर हम स्लाइड्स रखें। इसके अलावा एक डायमंड पेंसिल चाहिए। हमारे पास ये डायमंड पेंसिल है जो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसके ऊपर आईडी लिखें, या एक फ्रॉस्टेड साइड होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्लाइड है तो ये क्लीन ग्लास है, ये उसके पास फ्रॉस्टेड साइड है, तो इस फ्रॉस्टेड साइड के ऊपर हम आम जो लेड पेंसिल है उसके जरिए भी यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी नंबर वो लिख सकते हैं। टिश्यू को जब हम सेक्शनिंग करते हैं तो स्लाइड को सेक्शनिंग से पहले भी हम मार्क कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर हमने टिश्यू ले लिया उसके बाद उसको हमने मार्क कर लिया, तो दोनों तरह से हम उसकी मार्किंग या आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लिख सकते हैं। कुछ केसेस में हमें एडहेसिव या इस तरह के मटेरियल भी चाहिए। आमतौर पर रूटीन सेक्शनिंग के अंदर नहीं चाहिए या स्टेनिंग के अंदर ये नहीं चाहिए, लेकिन कुछ केसेस है, फॉर एग्जांपल जब हम ब्रेन के कुछ सेक्शंस लेते हैं या डीकैल्सिफाइड बोन लेते हैं, या स्टेनिंग के अंदर जब हम स्ट्रॉन्ग अल्कली की स्पेशल सिचुएशन में यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम एडहेसिव भी इस्तेमाल करते हैं। ये एडहेसिव जो स्मेयर है जो 3 सेक्शन ऑफ द टिश्यू है उसको अटैच करता है विद द ग्लास स्लाइड। आमतौर पर जो एडहेसिव यूज होते हैं वो मेयर्स एग एल्बुमिन एंड ग्लाइसरोल, पॉली एल लाइसिन, ASEP और परमानेंट पॉजिटिवली चार्ज स्लाइड्स। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के एडहेसिव्स हैं
जो कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर स्पेशल सिचुएशंस में यूज होते हैं। अब आते हैं वो स्टेप्स जो कि टिश्यू सेक्शनिंग के अंदर हम फॉलो करते हैं और उसके बाद हमारा जो स्लाइड है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। ट्रिमिंग ऑफ द टिश्यू। ट्रिमिंग ऑफ द टिश्यू जो है हम उस वक्त करते हैं कि हमारे पास जब एक टिश्यू पैराफिन वैक्स के अंदर एम्बेड होता है तो देखने में नजर आता है कि ये एक टिश्यू है और एक टिश्यू के ऊपर ये एक्स्ट्रा वैक्स है, तो ये टिश्यू पूरी तरह से एक्सपोज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिमिंग के अंदर इस टिश्यू को पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं ताकि जो सेक्शन हमें चाहिए जिस तरह वो हमें नजर आ जाए। तो क्या करते हैं कि हम जो पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक है उसको हम माइक्रोटोम का जो क्लैंप है या होल्डर सैंपल होल्डर है उसके अंदर हम इसको फिक्स कर लेते हैं। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वैक्स है उसको माइक्रोटोम के जरिए या उसका जो कोर्स सेक्शनिंग होती है उसके जरिए हम इसका ऊपर एक्स्ट्रा वाला वैक्स वो रिमूव कर लेते हैं ताकि टिश्यू वो सामने आ जाए। ऐसे इसके अंदर ख्याल रखना है कि टिश्यू को ज्यादा कट नहीं करना, बल्कि इतना कट करना है कि सिर्फ ऊपर जो सरफेस वाला जो वैक्स है वो रिमूव हो जाए और हमें टिश्यू वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। अगर हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी गलतियों की चांसेस या काफ़ी सारी मिस्टेक्स या कुछ इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे मिस हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, जब हमने इसकी ट्रिमिंग कर ली ब्लॉक की, तो ट्रिमिंग करने के बाद ब्लॉक को थोड़ा सा कूल डाउन करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक जो है वो हमने इसको कूल डाउन करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है या इसको जो है वो आइस क्यूब्स के ऊपर या आइस के ऊपर रखना है ताकि ठंडा हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो पैराफिन की कंसिस्टेंसी है और उसके अंदर जो टिश्यू की क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि बार बार ब्लेड के रगड़ने से उसके साथ फ्रिक्शन के साथ वो गर्म हो जाता है, तो टिश्यू की कंसिस्टेंसी या पैराफिन जो है वो थोड़ा सा उससे मेल्ट हो सकता है। तो क्या करना है, हमने उसकी ट्रिमिंग के बाद थोड़ा सा उसको टाइम देना है ताकि वो कूल डाउन हो जाए। ये कूलिंग इफेक्ट जो है कटिंग में या हमें हेल्पफुल है, इसके जरिए हम इजी कटिंग कर सकते हैं। प्रॉपर कटिंग किस तरह करनी है कि सबसे पहले टिश्यू सेक्शन जो बनाना है तो ब्लॉक को होल्डर के अंदर फिक्स करना है माइक्रोटोम में। उसके बाद जो कटिंग सरफेस ऑफ द ब्लॉक है वो नाइफ के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, नाइफ के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। नाइफ के पैरेलल हो जाए तो उसके बाद जो एंगल ऑफ द क्लियरेंस है, यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है, ये ब्लॉक से नीचे अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाएं और नीचे नाइफ को थोड़ा सा एंगल दे दें तो ये जो बीच वाला एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ द क्लियरेंस। एक अच्छे सेक्शन के लिए एंगल ऑफ द क्लियरेंस या क्लियरेंस एंगल वो 2 से 5 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद टिश्यू को नरमी के साथ तो स्मूथ और स्लो स्ट्रोक के साथ उसके रिबन लाइक सेक्शंस जो है वो बनाने हैं। एक और ख्याल इसमें रखना है कि टिप ऑफ द रिबन इज हेल्ड बाय द फोर्सेप। जो रिबन हम बनाते हैं तो उसका टिप जब रिबन बनना स्टार्ट हो जाए तो फोर्सेप के जरिए हम उसका टिप पकड़ते हैं। ठीक है, और जब लास्ट वाला पोर्शन है तो उसको हम जो ब्रश हमारे पास हाथ में है, यानी अगर हम राइट हैंडर है, राइट हैंड से हम व्हील को घुमाते हैं 360 डिग्री पर, तो लेफ्ट हैंड से हमने क्या करना है, उस फर्स्ट जो रिबन का स्टार्ट है वो उठाना है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, और जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट एंड ऑफ द सेक्शन है, उसको हमने कैमल ब्रश के साथ उठाना है। एक टिप है, अगर मसला है आप प्रॉपर सेक्शन सही नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास फ्लैट सेक्शन नहीं आ रहा ड्यूरिंग द माइक्रोटोमी, तो उसका हल क्या करना है? उसका हल ये करना है कि जो कटिंग सरफेस ऑफ द ब्लॉक है, ठीक है, जो सामने टिश्यू जो नजर आ रहा है, उस पे थोड़ा सा जो है वो गर्म पानी जो है वो डाल दें, या थोड़ा सा उसको गर्म पानी के साथ थोड़ा सा गर्म कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फ्लैट सरफेस आ जाएगा। अगर टिश्यू बहुत ज्यादा ठंडी है
या जो ब्लेड हम उसकी सेक्शनिंग बनाना चाहते हैं और वो हमें एक फ्लैट सरफेस नहीं दे रहा, फ्लैट सेक्शन नहीं दे रहा, तो फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा उसको गर्म करना है गर्म पानी के साथ। दिस वाज ए प्रैक्टिकल टिप। फ्लोटेशन ऑफ द रिबन। हमने जब रिबन को कट कर लिया या टिश्यू के 3 सेक्शंस बना लिए और उसको ट्रांसफर करना है फिर फ्लोटेशन बाथ में या वाटर बाथ में, ठीक है, क्योंकि ये एक तो इस पैराफिन वैक्स को स्मूथ करता है, फ्लैट करता है और उससे जो है रिंकल्स रिमूव करते हैं। दूसरा, जो पूरा रिबन है, फॉर एग्जांपल यह हमारे पास पूरा एक रिबन है, उसमें 6-7 जो है वो हमारे पास सेक्शंस हैं, तो इस पूरे रिबन के हर एक सेक्शंस को हमने अलग अलग करना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्लाइड के ऊपर 2 सेक्शंस या एक स्लाइड के ऊपर 1 सेक्शन, तो वो हमने फोर्सेप्स के जरिए हर एक जो सेक्शन है उसको अलग करना है। वाटर बाथ के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है कि ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स उससे नीचे हो, और अगर हम इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इसके अंदर वेरिएशन या चेंजेस आ जाती है, तो ये नुकसान हो सकता है कि इसमें बबल बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और जब बबल बन जाए तो टिश्यू के अंदर जो है वो खाली स्पेस आ जाता है, वो रप्चर या दरमियान में से फट जाते हैं। इसके हवाले से, फ्लोटेशन बाथ के हवाले से एक टिप है कि अगर हम इस फ्लोटेशन बाथ के अंदर कुछ अल्कोहल के ड्रॉप्स डाल दें, डिटर्जेंट के या पाउडर की कुछ थोड़ी सी मिकदार डाल दें, तो इससे क्या होगा कि ये जो पानी का सरफेस टेंशन है ये कम हो जाएगा और जो टिश्यू है वो स्मूथली इसके अंदर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये एक हेल्पफुल टिप है फ्लोटेशन बाथ के लिए। टिश्यू को फ्लोटेशन बाथ से पिक किस तरह करना है, उसको उठाना कैसे है, तो स्लाइड को वर्टिकली वाटर के अंदर, वाटर बाथ के अंदर जो है वो डालना है, जो टिश्यू सेक्शन है उसके बिल्कुल सामने, उसके बिल्कुल करीब, ठीक है। और फिर जब टिश्यू इसके साथ टच हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता से उसी पोजीशन में वापस सीधा ऊपर लेकर आना है, और ये जो प्रोसेस है ये स्मूथ हो, बीच में यानी रुकाव ना हो, बल्कि स्मूथ डायरेक्ट जो है पानी के अंदर स्लाइड को डिप करना है और फिर जब टच हो जाए तो स्मूथली निकालना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं निकालना, बल्कि एक ही गो के अंदर आराम से और स्मूथली इसको वापस पानी से निकालना है। और हर एक जो सेक्शनिंग है उसके बाद वाटर बाथ को क्लीन करना है ताकि पिछले सेक्शन के पीसीस नेक्स्ट सेक्शन के पीसीस के साथ मिक्स ना हो। स्लाइड पर जो सेक्शन है उसको उठाने के बाद, पिकिंग के बाद हमने उसको क्या करना है, ड्राई करना है, क्योंकि जो स्लाइड्स हैं और जो स्मेयर्स हैं उसके ऊपर वैक्स भी है और टिश्यू भी है, तो हमने उस वैक्स को वहां से रिमूव करना है। इसलिए जो स्लाइड है उसको स्लाइड रैक में लेना है, फिर उसको हॉट एयर ओवन या के स्लाइड वार्मर वो इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इससे वो वैक्स रिमूव हो जाता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो पैराफिन वैक्स के मेल्टिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ताकि पैराफिन वैक्स मेल्ट हो जाए और वो स्लाइड से निकल जाए। तो ये था आज का टॉपिक सेक्शनिंग, टिश्यू सेक्शनिंग के हवाले से कि टिश्यू सेक्शनिंग टेक्निक के अंदर कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जो टिश्यू सेक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ और पॉइंट है जो मैं मिस कर चुका हूं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक लेक्चर आपको टाइम पे मिले। अगले लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।